हेलो दोस्तों, वेलकम। आज के हमारे सेशन में स्वागत है आप सभी लोगों का। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है, कल हमने पढ़ा था ट्राइबल रिवोल्ट्स के बारे में और आज हम लोग पढ़ेंगे कल्चरल अवेकनिंग एंड द वेरियस सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में। यानी कि इन शॉर्ट अगर आप देखें तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन रेनेसा के बारे में। यस, पुनर्जागरण जिसको अपन हिंदी में कहते हैं। ठीक है, पुनर्जागरण। अब भैया जो सोसाइटी थी, जो रिलीजन था इंडिया का, इंग्लिश कंपनी आई अपने साथ में वेरियस मॉडर्न थॉट्स, वेस्टर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम लेकर के आई। ठीक है, तो उससे जो है इंडिया में जो है कल्चर के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, कल्चर रिवाइव भी हुए और जो एग्जिस्टिंग कल्चर थे, जो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस थी, वो रिफॉर्म भी हुई। ठीक है, तो आज के इस सेशन में हम लोग यही सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो जो कल्चरल अवेकनिंग है या जिसको अपन इंडियन रेनेसां बोलते हैं, ये पार्ट बेसिकली ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट का जो है वो मेजर आउटकम है। ठीक है भैया, ब्रिटिशर्स ने इंडिया को इसलिए जीता था। लोग बोलते हैं कि जो वीकनेस थी इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशंस के, कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो सबसे बड़ा एक मुख्य कारण, मेन रीजन बना ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट का इंडिया में। कोई एक सेक्शन था सोसाइटी का जिसने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट भी किया, उनका हेल्प भी की। ठीक है, तो इसीलिए वो जो है, और दे वर वीक सोशल इंस्टीट्यूशन जितने भी थे इंडिया में, वो उन सेक्शंस को कैटर नहीं करते थे, तो इसीलिए जो है उन्होंने इंग्लिश कंपनी को सपोर्ट किया और वो जीते। ऐसा कहते हैं लोग बात। ठीक है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, लेकिन भैया ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट हो गया। ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट होने के बाद में सेवरल इंडिविजुअल्स थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी। ठीक है, उन्होंने कुछ मूवमेंट, ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट स्टार्ट किए, जिससे इंडिया के अंदर कुछ सोसाइटी को रिफॉर्म किया गया। इंडियन कल्चर जो था, एग्जिस्टिंग कल्चर, उसे रिफॉर्म किया गया। कुछ ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस थी, ठीक है, उन्हें रिफॉर्म किया गया, उनको हटाया गया। प्लस कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने पुराने इंडियन कल्चर को रिवाइव किया। तो ये जो एफर्ट था रिफॉर्मेशन का, रिवाइवलिज्म का, ठीक है, तो इसे जो है इंडियन रेनेसा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे इंडियन रेनेसा कहा जाता है, क्योंकि ये चीज जो थी रेनेसा, मतलब जो पुनर्जागरण, एक तरीके से जो ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस थी उन्हें रिमूव किया गया सोसाइटी से, सोशल इंस्टीट्यूशंस में बदलाव लाए गए, चेंजेस लाए गए। कहीं कहीं पर कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि नहीं भैया, सोशल रिफॉर्म्स जो हैं वो ठीक है, वो चल रहा है, लेकिन वो रिवाइवलिज्म के साथ ही आएंगे। हमारा जो पुराना कल्चर था दैट वाज वेरी गुड, जो बीच में जो है करप्ट होते चला गया, अब हमको उसी को, पुराने ही कल्चर को जो है हमको फिर से लाना है, फिर से रीस्टैब्लिश करना है। तो वो रिवाइवल मूवमेंट में आ गए। ठीक है दोस्तों, इस रिवाइवल मूवमेंट में आ गए। नया साइंटिफिक आउटलुक, नेशनलिज्म की डॉक्ट्रिन, रेशनलिज्म की डॉक्ट्रिन, ह्यूमैनिज्म, ठीक है, जो ये सारी चीजें जो थी, जो इंडिया के अंदर यूरोपियंस अपने साथ लेकर के आए थे। ठीक है, यस, अपने साथ लेकर के आए थे। इंग्लिश एजुकेटेड पर्सन, उन्होंने सोसाइटी को रिफॉर्म करना शुरू किया। हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स, हिंदुइज्म को रिफॉर्म करना उन्होंने किया कि भैया जितने भी जो सुपरस्टिशियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस हैं उन्हें हटाना, उन्हें खत्म कर देना। ठीक है, उन्हें खत्म कर देना। और एक तरीके से देखा जाए कि भैया जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट है, उन्हें ये देखा भी जाता है एज अ रेस्पॉन्स टू द चैलेंज गिवन बाय द कॉलोनियल इंट्रूजन। ठीक है, यस, पोस्ड बाय द चैलेंज पोस्ड बाय द कॉलोनियल इंट्रूजन। ठीक है, उसका रेस्पॉन्स भी एक तरीके से देखा जाता है कि भैया जो सोशल इंस्टीट्यूशंस थे, दे वर द मेन रीजन फॉर द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट। ठीक है, तो भैया अब उनको हम रिफॉर्म करेंगे तो वो जो लोग जिन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया, वो अब हमको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। और वहीं पर कुछ रिवाइवलिज्म का मूवमेंट भी ये इंडियन कल्चर के अंदर जो है स्टैब्लिश हो गया, जिससे इंडियन सिविलाइजेशन जो थी उसे लाया जाए। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि जो इतने भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है उन्हें दो कैटेगरी में रखा गया है। एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट कहलाते हैं, दूसरे रिवाइवलिस्ट मूवमेंट कहलाते हैं। रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में जैसे ब्रह्मो समाज है, प्रार्थना समाज है, अलीगढ़ मूवमेंट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फिर आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, देवबंद मूवमेंट, ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट की कैटेगरी में रखे जाते हैं। मींस रिफॉर्म मींस सोसाइटी को रिफॉर्म करने वाले मूवमेंट, जितने भी ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस हैं जो सोसाइटी के अंदर है, उन सारी प्रैक्टिसेस को हटाना, रिमूव करना, चेंज करना।
उन्हें रिफॉर्म मूवमेंट कहा जाता है। जो भी एविल्स हैं सोसाइटी की, जैसे सती सिस्टम, ठीक है, नॉन परमिशन टू विडो रीमैरेजेस, ठीक है, फीमेल नॉन परमिशन टू द फीमेल एजुकेशन, ठीक है, तो ये कुछ सोशल एविल्स हैं सोसाइटी के, ठीक है, तो इनको रिमूव करना, इनको हटाना, इनको हटा देना, ठीक है। पुराने जो इंडियन कल्चर था, जैसे वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर, उसे रीस्टैब्लिश करना, ठीक है, रिवाइव करना, ठीक है, वो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट की कैटेगरी में आता है, ठीक है। नाउ जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जिन फैक्टर्स ने डिजायर, मतलब ऐसा लगा कि भैया रिफॉर्म होना चाहिए, बर्थ दिया, मतलब उन्होंने कहा कि नहीं ये कुछ रिफॉर्म की जरूरत है अब, तो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो डिजायर रखते हैं, मतलब जिन्होंने डिजायर किया कि रिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। तो वो सबसे पहले था ब्रिटिश रूल का इम्पैक्ट, सबसे पहले, क्योंकि भैया वो अपने कल्चर को सबसे सुपीरियर कल्चर मानते थे, ठीक है, वो अपने कल्चर को सुपीरियर कल्चर मानते थे। लेकिन उसके पहले जितने भी इन्वेडर्स इंडिया के अंदर आए, वो सब, उनका कोई ऐसा कोई खास कल्चर नहीं था, ट्राइबल नेचर के थे, ट्राइबल कल्चर के थे, वो इंडिया के अंदर आए और इंडियन कल्चर में एब्जॉर्ब हो गए। लेकिन इंग्लिशमैन जब इंडिया के अंदर आए तो वो अपने कल्चर को सुपीरियर कल्चर मानते थे, तो इसीलिए वो इंडियन कल्चर में एब्जॉर्ब नहीं हुए। और जो इंडियन कल्चर, जो इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशन जो स्टैब्लिश थे, उनको वो लगा कि ये जो है ऑब्सोलीट है, आउटडेटेड है, इनमें चेंजेस लाना जरूरी है। हालांकि इसमें उनका खुद का मोटिव था चेंजेस लाने के लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक चेंजेस, एक पॉजिटिव आउटलुक तरीके से जो है उनको इंडियन सोशल इंस्टीट्यूशंस को देखना शुरू किया, ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस को जो है देखना शुरू किया उन्होंने, और यस, उनको रिफॉर्म करना शुरू किया, उनको रिफॉर्म करना शुरू किया, ठीक है। जो इंडियंस का पुअर साइंटिफिक आउटलुक था, उसे साइंटिफिक आउटलुक में हर चीज को, जो इंडियन सोसाइटी जो एक स्टैग्नेंट सोसाइटी की तरह मानी जाती थी, उसको फिर से उन्होंने रिवाइव करने, रिफॉर्म करने की स्टार्ट करी। तो ये था मेन रीजन कि भैया यहां पर कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे अगर हमको फिर से कंपीट करना है यूरोपियन से, या उनके अगेंस्ट में हमको एक्सेल करना है। फिर सोशल कंडीशन बहुत ज्यादा बुरी थी इंडिया की, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि ढेर सारे रिलीजियस सुपरस्टिशियंस हमारी सोसाइटी में प्रिवेल थे, बहुत ज्यादा, ठीक है। अनहेल्दी कंट्रोल था प्रीस्ट का, पंडित जी ने जो कह दिया, मौलवी साहब ने जो कह दिया, बस वो कह दिया, दैट इज, ठीक है, कि भाई ऐसा करोगे तो आपको जो है नेगेटिव इंपैक्ट मिलेगा पूरी लाइफ में। ओहो यार, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ना, यस इट इज नॉट पॉसिबल, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। स्पिरिचुअल नॉलेज एक मोनोपोली था कि भाई जो हमारे प्रीस्ट हैं, मौलवीज हैं, काजीज हैं, बस वही जो है स्पिरिचुअल नॉलेज रखेंगे, बाकी वो ज्ञान जो है लोगों में बांट सकते हैं उसके बदले में, मतलब जो सिस्टम था, ठीक है, दैट वाज देयर। तो भैया ये सोशल कंडीशन थी, तो भैया इसको चेंज करना था, तो इसीलिए फिर इंडियन रेनेसां की जरूरत आई। रिजिड कास्ट सिस्टम को चेंज करना, चाइल्ड मैरिजेस इसको हटाना, फीमेल इन्फेंटिसाइड, पॉलीगैमी, पोजीशन ऑफ वुमेन, सप्रेस्ड पोजीशन ऑफ वुमेन, उसको एलिवेट करना, इमेंसिपेट करना, ठीक है। तो ये चीजें, ये कुछ सोशल एविल्स थे जो इंडियन सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे थे भैया, ठीक है, इंडियन सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे थे। तो उसके अगेंस्ट में भैया वेस्टर्न कल्चर को अपोज भी किया गया, ठीक है, और अवेयरनेस आई। भैया इंडियन जितने भी थे उनका कॉन्टैक्ट बना यूरोप के साथ, वो यूरोप गए, यूरोप में कंडीशंस को देखा, उन्होंने कहा कि यार यूरोप में जो है फ्रीडम बहुत ज्यादा है, ठीक है, यस, ऑर्थोडॉक्सी का जो फीचर है वो वहां पर नहीं मिलता, ऑर्थोडॉक्सी का जो फीचर है वो वहां पर नहीं मिलता, ये वेस्टर्न कल्चर। और यहां पर उनको लगा कि भाई यही एक कारण हो सकता है कि जिसकी वजह से हम लोग हार गए। हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है, हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो काफी वीक है, दो हमारा कल्चर काफी स्ट्रांग है लेकिन स्ट्रक्चर काफी वीक है, तो इसीलिए हो सकता है कि हम लोग हार गए। अगर हम अभी भी इस स्ट्रक्चर को मजबूत कर लेंगे रिफॉर्म के साथ, तो हम हो सकता है कि इन यूरोपियन से आगे निकल जाएं। और इन सब में जो पायनियर थे, द फर्स्ट पर्सन, ही वॉज द राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय, ही इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। इंडियन रेनेसा या कल्चरल अवेकनिंग जो इंडिया के अंदर आई, उसके लिए इन्हीं को जो है माना जाता है, यही पहले पर्सन थे। जितने भी सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इंडिया के अंदर स्टार्ट हुए, उनमें सबसे पहला जो रिफॉर्म मूवमेंट था, दैट वाज द आत्मीय सभा, विच ही एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1814 एट कैलकाटा, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एज द पायनियर। ब्रह्मो सभा 1828 में, जिसको बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से भी जाना जाता है, ये राजा राम मोहन रॉय ने स्टार्ट किया। ढेर सारी किताबें लिखी, ये इंपॉर्टेंट है भैया, ये एज सच एग्जाम में आ जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एज सच एग्जाम में आ जाता है। गिफ्ट टू मोनोथीस्ट, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, तो
तुरफत उल मुहाउद्दीन, पर्शियन लैंग्वेज में ये बुक लिखते हैं। ठीक है, संवत कौमुदी, मिलातुल अकबर, ये उनके न्यूज़पेपर हैं जिसे वो एडिट किया करते थे। एंटी सती, राजा राम मोहन रॉय इज वेल नोन फॉर एंटी सती स्ट्रगल। सती सिस्टम, भैया आफ्टर द डेथ ऑफ अ हस्बैंड वाइफ को भी उसके फ्यूनरल पायर्स में बैठ जलना पड़ता था। ठीक है, सती होना पड़ता था। तो इस सिस्टम के अगेंस्ट में उन्होंने स्ट्रगल शुरू किया इन द 1889। फीमेल्स की जो पोजीशन थी काफी ज्यादा सब्जुगेटेड थी, अंडरमाइंड थी। ठीक है, वहां पर उन्होंने उस पोजीशन को एलिवेट करने के लिए मूवमेंट स्टार्ट किए। बोले ये काफी ज्यादा सप्रेस्ड है, इनको इमेंसिपेट किया जाए। प्लस उन्होंने कहा कि देखो भैया, हम हमारे जो थॉट्स हैं उसे हम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे। ठीक है, उसे हम लोगों तक कैसे पहुंचाएंगे, तो उसका एक माध्यम था, उसका एक जरिया था प्रेस। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि फ्री प्रेस होनी चाहिए, हमको हमारे व्यूज को एक्सप्रेस करने की फ्रीडम होनी चाहिए। तो ये चीज, ये पायनियर ये यहां पर थे। ठीक है, यहां पर एक उन्होंने हिंदू कॉलेज को स्टैब्लिश किया इन द ईयर 1817 इन बनारस, डेविड हेयर के साथ मिलकर के, और 1825 में वेदांत कॉलेज भी उन्होंने स्टैब्लिश किया। ब्रह्मो समाज जो बनाया था बेसिकली हिंदुइज्म को प्यूरिफाई करने के लिए बनाया गया था, और उनका एक ही आइडिया था, एक ही उनका कॉन्सेप्ट था, दैट वाज मोनोथीज्म। देखो भैया, मोनोथीज्म और पॉलीथीज्म ये दो चीजें होती हैं। अब ये होती क्या है, मोनोथीज्म एंड पॉलीथीज्म? पॉलीथीज्म में मीन्स बहुत सारे गॉड, बहुत सारे भगवान। मोनोथीज्म में मतलब सिर्फ एक गॉड। ब्रह्मो समाज का ये कहना था कि गॉड एक है, भगवान एक है, वो किसी भी फॉर्म, सारे फॉर्म्स में अवेलेबल है। आप किसी भी फॉर्म में जो है उसे आप वर्शिप कर सकते हो, लेकिन वो एक है, वो अलग अलग नहीं है, बिल्कुल भी अलग अलग नहीं है। तो यहां पर उन्होंने मोनोथीज्म जो है इसका जो है प्रीच करना शुरू किया। मैंने आपको इनकी बुक्स के नाम बताए थे यार, मैंने आपको इनकी बुक्स के नाम के बताए थे, द गिफ्ट टू मोनोथीस्ट और तुरफत उल मुहाउद्दीन। यहां पर उन्होंने इस कंसेप्ट को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इन बुक्स के अंदर ये काफी फेमस किताबें हैं दोस्तों। यस, ये फेमस किताबें हैं। समाज ने बोला, ब्रह्मो समाज ने बोला कि देखो भैया, दो ही पिलर हैं हिंदुइज्म में, एक है वेद और दूसरा है उपनिषद। एक है वेद और दूसरा है उपनिषद। ठीक है, मोनोथीस्टिक आइडियाज को प्रमोट करने के लिए ही आत्मीय सभा उन्होंने स्टैब्लिश करी। और जितने भी सोशल इल्स थे सोसाइटी के अंदर, जैसे कास्ट सिस्टम, रिजिड कास्ट सिस्टम, आइडोलेटरी, ठीक है, यस आइडोलेटरी, ब्रह्मो समाज वॉज अगेंस्ट आइडोलेटरी, चाइल्ड मैरिजेस, ठीक है, डाउरी सिस्टम, सती सिस्टम, ठीक है, विडो रीमैरिजेस को डिनायल, इन सब के अगेंस्ट में जो है इन्होंने ये समाज स्टैब्लिश किया, राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, ये चीज गॉट इट। यहां पर अब आते हैं इसी ब्रह्मो समाज में द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्सन, दैट वाज द देवेंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने 1639 में तत्व बोधिनी सभा स्टैब्लिश करी, और बाद में 1842 में ये ब्रह्मो समाज में ही जो है मिक्स हो गया, ये ब्रह्मो समाज में ही जो है मर्ज हो गया। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय के डेथ के बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर जी आदि ब्रह्मो समाज 1866 में स्टैब्लिश करते हैं और एक पत्रिका शुरू करते हैं, तत्व बोधिनी पत्रिका। यहां पर इंडिया के पास्ट का एक सिस्टमैटिक और रैशनल लेवल पर जो है यहां पर स्टडी शुरू हो जाती है इस पूरे तत्व बोधिनी पत्रिका में। ठीक है, यहां पर दो मेन काम है, फ्रंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरीज के अपोज में खड़े होना, और दूसरा हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करना। ठीक है, जो वो कन्वर्ट कर रहे थे हिंदुइज्म को क्रिटिसाइज करके, ठीक है, उनके अगेंस्ट में खड़े होना। और फिर उसके बाद में जो सोशल एविल्स हैं उनको हटाना, जैसे विडो रीमैरिज को सपोर्ट करना, विमेन्स एजुकेशन को सपोर्ट करना, पॉलीगैमी को रिमूव करना, एबॉलिश करना, ये सारी चीजें। तो दिस वाज द मेन। थर्ड इंपॉर्टेंट पर्सन है, दैट वाज द केशव चंद्र सेन। ये ब्रह्मो समाज को 1858 में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया 1866 में स्टैब्लिश होता है। केशव चंद्र सेन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, बिकॉज ये जो ब्रह्मो समाज था, ब्रह्मो समाज की जो आइडियोलॉजी है, ठीक है, इसको आउटसाइड बंगाल प्रमोट करना, इन्हीं ने स्टार्ट किया।
ठीक है, वो बोले कि बंगाल तक नहीं, बंगाल के बाहर ले जाया जाए, ठीक है, बंगाल के बाहर ले जाया जाए इस मूवमेंट को, ब्रांचेस ओपन की जाए, ठीक है, ये चीज। लेकिन 1865 में उनको उनके आचार्य की पोजीशन से डिसमिस कर दिया गया और उन्होंने ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया ये स्टैब्लिश किया, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया ये स्टैब्लिश किया इन द ईयर 1866। बाहर क्यों कर दिया? क्योंकि चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में थे भैया, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में थे और इन्होंने अपनी ही 13 इयर्स की डॉटर की शादी कर दी। बोले यार ये क्या हुआ, जो आचार्य हैं वो अगेंस्ट हैं चाइल्ड मैरिज के, लेकिन फिर भी वो अपनी डॉटर जो माइनर है उसका शादी कर दे रहे हैं, उसका मैरिज कर दे रहे हैं, तो यार ये गलत हुआ। तो इसीलिए जो है इनको जो है हटा दिया गया आचार्य की पोस्ट से और यहां पर फैक्शन आ गया समाज के अंदर। अदर जो प्रोमिनेंट लीडर्स थे ब्रह्मो समाज के, दैट वाज द आनंद मोहन बोस, साहिब चंद्र देव, उमेश चंद्र दत्ता, इन्होंने साधारण ब्रह्मो समाज स्टैब्लिश किया। ब्रह्मो समाज में जो मेन प्रिंसिपल्स हैं कि भैया एक ही सुप्रीम बीइंग है, एक ही गॉड है, कोई स्क्रिप्चर नहीं है, कोई स्क्रिप्चर नहीं है और कोई मैन नहीं है ऐसा जो इनफैलिबल हो। इनफैलिबल मतलब सुप्रीम, ठीक है, ये चीज मोरालिटी, ट्रुथ, रीजन, ये मेन प्रिंसिपल्स थे ब्रह्मो समाज के। ट्रुथ यानी कि सच्चाई, ठीक है, बिलीफ, ठीक है, बिलीफ, ये चीज, गॉट इट, ये पार्ट। तो ये ब्रह्मो समाज का जो है मेन था, सिग्निफिकेंस था कि भैया ये पहला मूवमेंट था, इट वाज द फर्स्ट मूवमेंट, और जितने भी हिंदू प्रिजुडाइसिस थे जो सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे थे उन सबको कंडेम करना शुरू किया। सती सिस्टम, मतलब ऐसा कोई भी सोशल एविल नहीं था जिसे ब्रह्मो समाज ने कंडेम नहीं किया हो, चाहे सती सिस्टम हो, पर्दा सिस्टम हो, चाइल्ड मैरिज हो, पॉलीगेमी हो, कुछ भी हो, उस सबको जो है यहां पर ब्रह्मो समाज ने जो है ब्रह्मो समाज ने जो है कंडेम किया। कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, ये चीजें, इसको भी जो है यहां पर इसको भी जो है इन्होंने जो है अटैक किया इन चीजों पर। देखो भैया मैंने आपको क्या कहा, केशव चंद्र सेन जो है ही वॉज अ पर्सन बिहाइंड द प्रोपोगेशन ऑफ ब्रह्मो समाज आइडियोलॉजी आउटसाइड बंगाल, ठीक है। तो आप देखें 1858 के बाद में ही आपको ये देखने को मिलेगा कि महाराष्ट्र में वेरियस, या बंगाल के बाहर, नॉट इन द महाराष्ट्र अलोन, बंगाल के बाहर आपको बहुत सारे रिफॉर्म और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट शुरू होते दिखाई देंगे, ठीक है, शुरू होते दिखाई देंगे। सब इससे इंस्पायर हुए, सब इनकी आइडियोलॉजी, इनके प्रिंसिपल से इंस्पायर हुए, ठीक है, ये चीज। तो इसीलिए जो है इस मूवमेंट को स्टार्टिंग या पायनियर मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। और इसके फाउंडर कौन थे? राजा राम मोहन रॉय। तो इसीलिए उनको इंडियन रेनेसा का या इंडियन सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का पायनियर कहा जाता है, जनक जिसको हिंदी में बोलेंगे ये कहा जाता है। गॉट इट, क्लियर, ये चीज। अब आता है दूसरा मूवमेंट, दैट इज द यंग बंगाल मूवमेंट फाउंडेड बाय हेनरी विवियन डेरोजियो, काफी फेमस है, 1826 से लेके 1831 के बीच में। ये एक रेडिकल मूवमेंट है। क्या है ये? एक रेडिकल मूवमेंट है ना, बिल्कुल लिबर्टी के साथ, रैशनैलिटी के साथ सोचना, लव, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम, डिग्रेडेड कस्टम्स, ट्रेडिशंस, उन सब के अगेंस्ट में, है ना। उन्होंने कहा, हेनरी विवियन डेरोजियो बोलते हैं कि भैया जो इंडियंस हैं उनको हायर सर्विसेज में, हायर ग्रेड्स में सर्विसेज में जो है इंडक्ट किया जाए। जो जमींदार हैं, ऑपरेसिव जमींदार हैं, उनसे फार्मर्स को प्रोटेक्शन दिया जाए, बेटर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए इंडियन लेबर्स को अब्रॉड में, ब्रिटिश टेरिटरीज के अंदर, फ्रीडम ऑफ प्रेस, ट्रायल बाय ज्यूरी, ये सारी चीजें उन्होंने एस्टैब्लिश की। ये एक तरीके से रेडिकल आइडियाज है। रेडिकलिज्म को इंडियन सीन में इंट्रोड्यूस करने वाले थे मिस्टर हेनरी विवियन डेरोजियो। लेकिन भैया ये मूवमेंट ज्यादा इंपैक्ट नहीं डाल पाया, ज्यादा लॉन्ग टर्म इंपैक्ट नहीं डाल पाया, क्योंकि बहुत ही ज्यादा रेडिकल आइडियाज थे। और इंडियन जो सीन था उस समय, जो कंडीशंस थी इंडिया के अंदर, दैट वाज नॉट इनफ suitable to absorb these ideas, ठीक है, ये चीज, absorb these ideas। तो इसीलिए ये मूवमेंट बहुत जल्दी फेल कर गया। मासेस के साथ कोई लिंक नहीं, कोई सोशल ग्रुप, कोई क्लास, कुछ भी नहीं बनाया इसने। लेकिन इस मूवमेंट का एक पॉजिटिव इंपैक्ट था कि जितने भी एजुकेटेड बंगालीज थे उनके सेंटिमेंट्स को जो है रिप्रेजेंट किया।
जो राजा राम मोहन रॉय का मैसेज था उसे और वो आगे तक लेकर के गए विद द वेरियस रिलीजियस, सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है, थ्रू न्यूज़पेपर्स, पब्लिक एसोसिएशंस एंड पैम्पलेट्स। तो दिस वाज द पॉजिटिव स्टैंड्स फॉर द हेनरी विवियन डिरोजियो। अब आता है द रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, आर्य समाज। स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका असली नाम है मूल शंकर, इनका असली नाम है मूल शंकर। गुजरात में इनका जन्म होता है 1824 में, और वो आइडियल वर्शिप में उनका फेथ छूट जाता है। वो अपने घर को छोड़ देते हैं अपनी शादी से पहले 1845 में, और सन्यासी की तरह रहते हैं 1861 तक। फिर वो वृंदावन में जाके, मथुरा, वृंदावन में जाके स्वामी व्रजानंद से मिलते हैं, वहां पर उनके शिष्य बन जाते हैं, उनके डिसाइपल बन जाते हैं और वेद सीखते हैं, अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं और मिशन लेते हैं हिंदू रिलीजन को स्प्रेड करने का, स्प्रेडिंग द हिंदू रिलीजन एंड कल्चर ऑल ओवर इंडिया। और आर्य समाज स्टैब्लिश करते हैं, आर्य समाज स्टैब्लिश करते हैं ऑन 10 अप्रैल 1875 एट बॉम्बे, लेकिन बाद में अपने हेडक्वार्टर को शिफ्ट कर देते हैं लाहौर। 1875 में आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका रियल नेम है मूल शंकर, वो स्टैब्लिश करते हैं। बुक्स लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश, ये काफी इंपॉर्टेंट है भैया, ये ध्यान रखिएगा। वेदांग प्रकाश, रत्नमाला, शंकर वृद्धि, भारत निवर्ण, ठीक है, ये उनके बुक्स के कुछ नाम हैं। और वो एक्सटेंसिवली पूरी इंडिया में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। उनका मेन आइडिया था वेद ही ओनली सोर्स है, वेद इज द ओनली सोर्स ऑफ ट्रुथ, और आइडियल वर्शिप वेद में नहीं दी हुई, तो इसीलिए वो उसके अगेंस्ट में है। वेद्स में आइडियल वर्शिप नहीं दी हुई, इसीलिए वो उसके अपोज में है। थियरी ऑफ इनकारनेशन, यस, इनकारनेशन क्या बोलेंगे इसे, कि अवतार वाली जो थ्योरी है ना, जैसे विष्णु जी के, भगवान विष्णु के 10 अवतार हैं, है ना, तो ये उसको अपोज करते हैं। वेद में ऐसा कुछ दिया ही नहीं है, वेदों में ऐसा कुछ दिया ही नहीं है। पिलग्रिमेज के बारे में, रिलीजियस पिलग्रिमेज के बारे में वेदों में नहीं दिया गया। वो सिर्फ बोलते हैं कि आप मंत्रों को रिसाइट करें, यज्ञ करें, हवन करें, इस पर रहें। यहां पर वेद में, ऋग्वेद में फीमेल एजुकेशन सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है ना, फीमेल एजुकेशन प्रोमिनेंट है, चाइल्ड मैरिजेस प्रोमिनेंट नहीं है, पॉलीगैमी प्रोमिनेंट नहीं है, तो इसीलिए वो इसको अपोज कर रहे हैं, इसीलिए वो इसको अपोज कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये एज सच क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर के अंदर, है ना, ये एज सच आ जाते हैं पेपर के अंदर। रिफॉर्म्स की हम बात करें तो भैया हिंदू सोसाइटी का लिबरलाइजेशन, लिबरेशन, ये सबसे ज्यादा एम्फसाइज करते हैं, ठीक है। वो ये बोलते हैं कि जो वेद हैं यही ट्रू नॉलेज का सोर्स है, यही ट्रू नॉलेज का सोर्स है, ठीक है, यही ट्रू नॉलेज का सोर्स है। और स्लोगन देते हैं गो बैक टू द वेदास, गो बैक टू द वेदास का ये स्लोगन देते हैं। अदर पुराण्स हैं और जो भी टेक्स्ट हैं, स्क्रिप्चर्स हैं हिंदू रिलीजन के, उन सबको वो अपोज करते हैं। वो बोलते हैं कि वर्शिप है ही नहीं, आइडियल वर्शिप है ही नहीं, कोई आइडियल है ही नहीं, रिचुअल्स भी नहीं है, कोई भी एनिमल सेक्रीफाइसेस नहीं है, पॉलिथिज्म, हेवन हेल, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ये कुछ भी वेदों में नहीं दिया गया, वेद्स में ये सारी चीजें मेंशन्ड नहीं है। तो इसीलिए वो ये बोलते हैं कि भैया सिर्फ वेद की तरफ जाओ, वेद की तरफ जाओ, मोनोथीज्म का जो प्रिंसिपल है उसे फॉलो करो, ठीक है, मंत्र, यज्ञ, हवन, ये सारी चीजें आप फॉलो करो, ठीक है। बिल्कुल कन्वर्टेड, जितने भी कन्वर्टेड हिंदूज थे, ठीक है, यस, उनको रिकन्वर्ट करने के लिए एक शुद्धि मूवमेंट शुरू होता है, एक शुद्धि मूवमेंट शुरू होता है। जो हिंदूज क्रिश्चियनिटी में या इस्लाम में कन्वर्ट हो गए, उनको रिकन्वर्ट करना, यहां पर उनको रिकन्वर्ट करना आर्य समाज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये आर्य समाज का कि वो यहां पर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस जैसी जो आइडियोलॉजी है, इसको इंडियंस के अंदर जो है, इसको इंडियंस के अंदर रीइंस्टेट करता है। यस, वो बोलता है कि जो व्हाइट्स हैं उनकी सुपीरियरिटी एक मिथ है, वेस्टर्न कल्चर सुपीरियर है, ये एक मिथ है, ठीक है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो भी कुछ है, दैट इज सुपीरियर, ठीक है। सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, और ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस का जो आइडियोलॉजी है, जो आर्य समाज जो है सोसाइटी के अंदर लेकर के आता है, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिकॉज अगर जब हम आगे पढ़ेंगे एक्सट्रीमिज्म थ्योरी, एक्सट्रीमिज्म फेस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो वहां पर जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, वो सब इन्हीं दोनों, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस,
इन्हीं दोनों कंसेप्ट के ऊपर रिलाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये आर्य समाज ने जो है ये सोसाइटी के अंदर स्टैब्लिश करना शुरू किया। लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, है ना, बाल गंगाधर तिलक, लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त, ये सब सक्सेसर हैं, ये सब सक्सेसर हैं। और आर्य समाज को जो है इन्होंने कैरी ऑन किया। कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट आर्य समाज बोले कोई कास्ट सिस्टम है ही नहीं, बिकॉज वेद में ऐसा कुछ कास्ट सिस्टम दिया ही नहीं है ना। वर्ण सिस्टम है, डिवीजन है ना, 4 मेन वर्ण हैं, लेकिन कास्ट नहीं है, जातियां नहीं है, ठीक है। तो ये चीज, तो ये आर्य समाज ने जो है ये अपने प्रिंसिपल्स जो है प्रमोट किए, ये चीज। अब आती है बारी रामकृष्ण मिशन की। रामकृष्ण परमहंस 1834 से लेके 86 तक जो है ये एक प्रीस्ट है दक्षिणेश्वर कैलकाटा में, काली मंदिर के, काली टेम्पल के। और ये रामकृष्ण मूवमेंट ये शुरू करते हैं 2 ऑब्जेक्टिव के साथ कि एक ग्रुप बनाया जाए, एक ग्रुप ऐसा बनाया जाए जो अपनी लाइफ को रिनंसिएट कर चुका हो, ठीक है, लाइफ को रिनंसिएट कर चुका हो, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, है ना, या यूनिवर्सल जो मैसेज है वेदांत का, किसका, वेदांत का, यानी कि वेदों के बाद का जो पार्ट है वेदांत का, वो जो है उसे प्रमोट करे, उसे स्प्रेड करे, प्रीच करे, चैरिटेबल काम करे, ठीक है, हर मैन विमेन चिल्ड्रन उन सब की देखभाल करे, उन सब की सेवा करे, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड और कलर, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड और कलर, चैरिटी करे, चैरिटेबल वर्क करे, उनको ग्रूम करे, ठीक है, उनको ग्रूम करे। और जैसे ही रामकृष्ण मिशन शुरू होता है तो ढेर सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स ये सब स्टैब्लिश हो जाते हैं, ठीक है। जितनी भी नेचुरल क्लैमिटीज हैं जिनसे लोग इफेक्ट होते हैं, रामकृष्ण मिशन जो है उन सब की हेल्प करता है, चाहे वो अर्थक्वेक हो, फेमीन हो, फ्लड हो, एपिडेमिक्स हो, कुछ भी हो, नेचुरल क्लैमिटी जितनी भी हैं उन सब में वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन में ये डेवलप हो जाता है। डीपली रिलीजियस बॉडी है, ठीक है, यस इट इज अ डीपली रिलीजियस बॉडी, ठीक है, लेकिन प्रोसेलिटाइजिंग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, रिलीजियस है लेकिन प्रोसेलिटाइजिंग नहीं है। ये अपने आप को बोलता है कि ये एक सेक्ट है, कभी कंसीडर किया ही नहीं कि ये हिंदुइज्म का पार्ट है, ह्यूमैनिटी का पार्ट है, ठीक है, फिलॉसफी यही है। और इस फिलॉसफी को आगे तक लेकर के जाते हैं स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी विवेकानंद जी जिनका नाम है नरेंद्र नाथ, जिनका बर्थ होता है 1863 में। वो एक एजुकेट इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई करते हैं और रामकृष्ण मठ जो है ये स्टैब्लिश करते हैं। रामकृष्ण मठ वो स्टैब्लिश करते हैं एट बरानगर इन 1887 और बाद में एक नया मठ स्टैब्लिश करते हैं 1899 में वेल्लोर में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट सेंटर बनता है इन द ईयर 1899, ठीक है। वेल्लोर मठ जो है देखा जाए ऑर्गेनाइजेशन में ये जो है सबसे प्रोमिनेंट था। और इसके बाद ढेर सारे और मठ स्टैब्लिश किए जाते हैं पूरे इंडिया में। सन्यासीस एजुकेशनल सेंटर्स ये स्टैब्लिश करते हैं, सन्यासी सेंट्स जो है रामकृष्ण मिशन के जो सन्यासीस हैं वो, ठीक है। नॉट इवन इन इंडिया, इंडिया के बाहर भी, जैसे पाकिस्तान, बर्मा, सिलोन, मलेशिया, मॉरिशस, अमेरिकन कॉन्टिनेंट, वेरियस बुक्स, जर्नल्स, पैम्पलेट्स ये सब पब्लिश किए जाते हैं जस्ट टू प्रमोट द आइडिया ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ह्यूमैनिटी एंड टू डू वर्क, ठीक है। उपनिषद, गीता और बुद्धा के जो भी लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं या परमहंस जी की लाइफ एक्सपीरियंसेस है उन सब से, ठीक है। और यस वर्ल्ड फेमस ये तो खैर है जो कांग्रेस हुई थी पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स शिकागो में 1893 में, हमको सब पता ही है ना। परमार्थ और व्यवहार मीन्स सर्विस एंड बिहेवियर, ठीक है। इसके बीच का जो गल्फ है इसे रिस्टोर करना है ना, इसको ब्रिज करना, गल्फ नहीं, अलग अलग नहीं है, बोले परमार्थ और व्यवहार एक ही है, ठीक है। आपका जो व्यवहार है वही आपका परमार्थ है ना। स्पिरिचुअलिटी और डे टू डे जो लाइफ है उसके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है ना। लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्री थिंकिंग, है ना। लोग बोलते हैं कि लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जैसे थॉट्स हैं ये हमने जो है फ्रांस से लिए हैं, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किए हैं, पर नहीं भैया, ये उसके पहले भी थे यहाँ पर, फिर स्वामी विवेकानंद जी दे गए थे ये सारी चीजें, ठीक है, ये पहले से ही, ठीक है। सर्विस ऑफ अ जीव मीन्स अ लिविंग थिंग, ठीक है। यस वो बोलते हैं कि आप लोगों की सेवा करो,
निस्वार्थ भाव से। सेवा ही भगवान की सच्ची जो है भक्ति है ना, ये चीज वर्शिप ऑफ अ गॉड। ये स्वामी विवेकानंद जी का जो है मेन मैसेज था। नेक्स्ट हम द प्रार्थना समाज, फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंग इन द ईयर 1867 एट बॉम्बे। ठीक है, और ये सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर कंसर्न थे। भक्ति कल्ट, मोनोथीज्म को इन्होंने सपोर्ट किया। आप देखो भैया 1867 मैंने क्या कहा था, 1858 के बाद से ही जो है मोनोथीज्म के जो कॉन्सेप्ट है वो बंगाल से बाहर निकलना शुरू हुए। तो देखो 1867 में प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग जी ने दिया। अब इनके भी कौन कौन से जो मेजर वर्क हैं, जो मेजर एम्फेसिस हैं, रिफॉर्म्स हैं, एजेंडा क्या था, कास्ट सिस्टम को डिसअप्रूव करना, देखो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं है ना, कास्ट सिस्टम को डिसअप्रूव करना, वेमेन्स एजुकेशन को, विडो रीमैरिज को प्रमोट करना, एज बढ़ाना मेल्स और फीमेल्स के लिए मैरिज की। एम.जी. रानाडे मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सनालिटी ऑफ दी प्रार्थना समाज, महादेव गोविंद रानाडे, है ना, ये चीज गॉट इट। ठीक है, और भी पर्सनालिटीज थे, डी के कर्वे सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है। कर्वे तो जो है विडोस रीमैरिजेस को इतना ज्यादा प्रमोट किया कि उन्होंने खुद एक विडो से शादी करी, और एक एग्जाम्पल सेट किया। ठीक है, एम.जी. रानाडे और डी.के. कर्वे ने मिलकर विडो रीमैरिज मूवमेंट स्टार्ट किया इन द महाराष्ट्र, विडोज होम एसोसिएशन। ठीक है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है विडोज को, ताकि वो खुद को सपोर्ट कर सकें, है ना। यस, विष्णु शास्त्री जंबेकर, ढोंडू केशव कर्वे, है ना, चंद्रवर्कर, एन.जी. चंद्रावरकर, आर.जी. भंडारकर, ये हिस्टोरियंस भी थे, हिस्टोरियन भी हैं आर.जी. भंडारकर, नेशनलिस्ट हिस्टोरियन की कैटेगरी में इनको रखा जाता है। ठीक है, तो ये सब प्रार्थना समाज के प्रोमिनेंट थे। एक और बंगाल की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी थी, दैट वॉज ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनका जो मेन कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट वॉज इन द विडो रीमैरिज। यस, 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने विडोज रीमैरिज एक्ट पास किया, यानी कि अब विडोज की जो रीमैरिजेस हैं वो एक कानूनी तौर पर जो है उसको मान्यता प्राप्त हो गई। ठीक है, कानूनी तौर पर, यस, लीगल हो गई अब। ठीक है, इलीगल नहीं है। तो विडो रीमैरिज एक्ट, और वो किसके एफर्ट्स थे, दैट वाज द ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करना इन द बंगाल रीजन। यस, he was the pioneer, not the pioneer, he was the person। 35 गर्ल्स स्कूल्स उन्होंने ऑर्गेनाइज किए, 35 गर्ल्स स्कूल अपने खुद के खर्चे पर। ठीक है, हायर एजुकेशन मिलनी चाहिए विमेन्स को, है ना, इंडिया के अंदर इन्होंने स्टार्ट किया। प्रीस्टली मोनोपोली को ब्रेक करना है, स्क्रिप्चुअल नॉलेज को ब्रेक करना है, खत्म करना है, चाइल्ड मैरिजेस, पॉलीगैमी को एंड करना है। तो यस, ही स्टार्टेड। लेकिन जो मेन इनका जो कंट्रीब्यूशन था दैट वाज द विडो रीमैरिजेस। अब आता है सत्य शोधक समाज। ज्योतिबा फूले, है ना, ज्योतिबाई फूले ये इसको स्टैब्लिश करते हैं। लो कास्ट मूवमेंट है, 1873 में ये स्टैब्लिश होता है। वो एक गार्डनर कम्युनिटी को जो है ये बिलोंग करते हैं, है ना, और ये बुक भी लिखते हैं, सार्वजनिक सत्य धर्म एंड गुलामगिरी। इस समाज की जो लीडरशिप है वो सिर्फ बैकवर्ड क्लास से आती है, माली, तेली, लो कास्ट पीपल जितने भी हैं। ठीक है, लो कास्ट पीपल जितने भी हैं। ही वॉज द पायनियर इन द विमेन एजुकेशन। सावित्री बाई फुले, उन्होंने एक गर्ल्स स्कूल खोला पूना में। ठीक है, विडो रीमैरिजेस को जो है प्रमोट करना। ठीक है, और एक घर खोला 1854 में विडोज के लिए, 1854 में विडोज के लिए। तो ये लो कास्ट मूवमेंट है, इट इज अ लो कास्ट मूवमेंट। सत्य शोधक समाज 1873 में ये मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, फूले राजा बील जो ब्राह्मण्स थे, रामा मतलब ऐसा कहते हैं कि फूले जो है वो सिंबल है राजा बाली के, है ना, जो रामा उसमें एक सिंबल है। कास्ट सिस्टम को एबॉलिश करना, है ना, और जितनी भी इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हैं उन सबको रिमूव करना सोसाइटी से, ये इस समाज का मेन जो है काम था। गोपाल हरि देशमुख, ही वॉज द प्रोमिनेंट लीडर। यस, आफ्टर ज्योतिबा फूले, गोपाल हरि देशमुख, जिनको लोकहितवादी भी कहा जाता है, ये इनका पेन नेम है। ठीक है, इन्होंने हिंदू ऑर्थोडॉक्सी को, कास्ट सिस्टम को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज भी किया और रिफॉर्म भी करने की कोशिश करी। ठीक है, ये चीज। इंदु प्रकाश, ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर है, इंदु प्रकाश, है ना, लोकहितवादी,
ठीक है ये चीज। और इनका एक बहुत ही फेमस स्लोगन है, जो रिलीजन सोशल रिफॉर्म को सैंक्शन नहीं करता ऐसे रिलीजन को बदल देना चाहिए। इफ रिलीजन डज नॉट सैंक्शन सोशल रिफॉर्म, चेंज द रिलीजन। ठीक है, चेंज द रिलीजन, ये उनका स्लोगन था। गणेश आगरकर, जी आगरकर केसरी के एडिटर थे, जिसको बाद में जो है बाल गंगाधर तिलक जी ने एडिट करना शुरू किया। उन्होंने एक पीरियडिकल शुरू किया, सुधारक। अब देखो ये पीरियडिकल्स जितने भी हैं, ठीक है, ये जितने भी पीरियडिकल्स हैं, ये सब क्यों स्टार्ट किए गए? अरे भाई अपने आइडियाज को डिसेमिनेट करना है ना, अपने आइडियाज को बताना है, लोगों तक पहुंचाना है। अब उस समय यार रेडियो, टीवी, माइक ये सब तो नहीं होता था, है ना, तो वो कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे? तो ये जर्नल्स, पीरियडिकल्स ये लिखते थे और इन्हें पब्लिश करते थे, पैम्पलेट्स वगैरह बनाते थे या न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स लिखते थे, जो कि लोगों तक पहुंचाए जाते थे। अब सर लिटरेसी रेट तो बहुत कम था उस टाइम पर, लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, तो सर वो पढ़ेंगे कैसे? तो भैया पढ़ेंगे ऐसे कि भाई जैसे मान लो 10 लोग हैं, 10 में से एक पढ़ा लिखा है, तो वो पढ़ के सुना देगा, ठीक है, वो लोगों को बता देगा ये चीज। ठीक है भैया, हमको हमारा जो मैसेज है वो लोगों तक कम्युनिकेट करना है, वो कम्युनिकेट करना। अब उसमें हमको फ्रीडम चाहिए, ठीक है, आजादी चाहिए, ठीक है, कि भाई हम तो खाली रिफॉर्म्स की बात करेंगे, ठीक है, हम तो क्या करेंगे, हम तो सिर्फ रिफॉर्म्स की बात करेंगे। जो सोसाइटी में जितने भी एविल्स हैं उन सबको हमको रिफॉर्म करना है, चेंज करना है, ठीक है, तो इसके लिए हमको ये वर्क करना पड़ेगा। तो यस, दे डिड। और यहीं से प्रेस की शुरुआत होती है, यहीं से जो मॉडर्न आइडियाज है ना, इनको डिसेमिनेट करना शुरू किया जाता है, वो डिसेमिनेट होते हैं, ठीक है, वो लोगों तक पहुंचते हैं, ठीक है। अब यहां पर कुछ और एजुकेटेड पर्सन है, एक कॉमन लैंग्वेज भी आ गई भाई, या तो लोकल लैंग्वेज में ये पीरियडिकल्स प्रिंट हो रहे हैं, इंग्लिश लैंग्वेज में पीरियडिकल्स प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज। तो एक कॉमन लैंग्वेज आ गई। तो कॉमन लैंग्वेज से क्या हुआ कि भाई पूरे नेशन का कंडीशन एक जैसा है, पूरे नेशन का कंडीशन एक जैसा है, ठीक है। तो लोगों को समझ में आया, तो बोले यार इनके लिए कारण क्या, इनको करना क्या है, इनको रिफॉर्म करना पड़ेगा, इन सारी चीजों को चेंज करना पड़ेगा। तो वाइड स्प्रेड, ऑल इंडिया वाइड स्प्रेड मूवमेंट ये शुरू हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से ये पीरियडिकल्स काफी ज्यादा हेल्पफुल थे, रिफॉर्मिस्ट आइडियाज को पूरे नेशन में स्प्रेड आउट करने के लिए, ठीक है, ये चीज है ना। एक नया इंग्लिश कॉलेज जिसको डेक्कन एजुकेशन या फर्ग्यूसन कॉलेज कहते हैं, पुणे में है भैया, ये इन्होंने मिलके अपने फ्रेंड के साथ मिलके जो है इसको स्टैब्लिश किया, है ना। फर्ग्यूसन कॉलेज के ये प्रिंसिपल थे गणेश आगरकर, ठीक है, गणेश आगरकर, ठीक है। धीरे धीरे इन्हीं पीरियडिकल से इन आइडियाज को डिसेमिनेट किया गया और लोग एक होते चले गए, लोग यूनाइट होते चले गए, ठीक है। एंड दिस बिकेम वन ऑफ द फैक्टर कि इंडियन नेशनल कांग्रेस या जो यूनिटी जैसा जो फीलिंग था वो एक डेवलप होना शुरू हो गया, ठीक है, स्पेशली आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। अब आती है थियोसॉफिकल सोसाइटी, मींस नॉलेज ऑफ गॉड। थियोसॉफी का मतलब है थियोसॉफी ऑफ गॉड, इसका मतलब है ब्रह्म ज्ञान। संस्कृत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को कहा जाता है ब्रह्म ज्ञान। मैडम ब्लावत्स्की एंड जनरल ऑलकॉट ने 1875 में यूएसए में ये सोसाइटी स्टैब्लिश करी। बताओ, इंडिया के बाहर भी अब ये जितने भी रिफॉर्मिस्ट आइडियाज हैं वो भी डिसेमिनेट हो रहे हैं, वो भी पहुंच रहे हैं, और उन्होंने यूएस में सोसाइटी को स्टैब्लिश किया और इंडिया में आए। अद्यार नाम की एक प्लेस है मद्रास के बगल में, 1892 में वहां पर इसका एक सेंटर, एक हेडक्वार्टर स्टैब्लिश किया गया, है ना। हिंदू और बुद्धिस्ट फिलॉसफीज को ये फॉलो करता है, हिंदू और बुद्धिस्ट फिलॉसफी को थियोसॉफिकल सोसाइटी फॉलो करता है। यहां पर क्या है, भाईचारा, फ्रेटर्निटी ऑफ ऑल मैन। बिलीफ है कि सारे इंडिविजुअल्स जो हैं वो एक ही पार्ट है, एक ही यूनिवर्सल गॉड से बन के आए हैं, ठीक है, ये चीज गॉट इट, ये पार्ट। जितने भी एजुकेटेड इंडियंस थे इन लार्ज नंबर्स, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने इनको इन्फ्लुएंस किया, और एनी बेसेंट इसी थियोसॉफिकल सोसाइटी की एक मेंबर थी। वहाबी मूवमेंट, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, है ना। वहाबी मूवमेंट जो रिवोल्ट और सिविल अपराइजिंग्स के फॉर्म में था, शाह अब्दुल वहाब अरेबिया, ये भी एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था भैया, ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। इसने इस्लाम को रिवाइव करना शुरू किया, इनिशियली अगेंस्ट द सिख एंड लेटर ऑन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स को उन्होंने स्प्रेड किया, इस्लाम को फिर से रिवाइव करना, ठीक है, रिटर्न टू द ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम। जिस तरीके से आर्य समाज ने कहा रिटर्न टू द ट्रू स्पिरिट ऑफ वेदास, गो टू द वेदास,
ठीक है। उसी तरीके से वहाबी मूवमेंट ने कहा, उसी तरीके से वहाबी मूवमेंट ने कहा कि ट्रू स्पिरिट ऑफ इस्लाम की तरफ जाया जाए। टीटू मीर, मीर निठर अली जिनका नाम था, टीटू मीर के नाम से ये फेमस हैं। मीर निठर अली, टीटू मीर के नाम से ये फेमस हैं। सैयद अहमद बरेलवी के ये डिसाइपल थे। ये इन्होंने कहा कि भैया शरिया को फॉलो किया जाए। मुस्लिम पीजेंट्स को बंगाल में अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, यानी कि ये भी एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। इसने इस्लाम को रिवाइव किया, इस्लामिक प्रिंसिपल्स को। फरैजी मूवमेंट है ना, शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह ने 1818 में इस मूवमेंट को स्टार्ट किया ईस्ट बंगाल में। अगेन इस्लामिक पिलर्स ऑफ फेथ, ये चीज, ठीक है। जितने भी सोशल इनोवेशंस हैं, है ना, जो अन इस्लामिक हैं, उन सबको हटा देना, है ना, और मुस्लिम को बोलना कि भैया अपनी जो ड्यूटी है उसे आप करें। ये भी एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है। दादू मियाँ, जो मैंने आपको फरैजदी मूवमेंट के बारे में बताया था, उसके बारे में, ठीक है। अहमदिया मूवमेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सर सैयद गुलाम अहमद, मिर्जा गुलाम अहमद जो है इस मूवमेंट को रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, इसको फाउंड करते हैं। उन्होंने कहा कि जो स्टैंडर्ड बियरर है मोहम्मदन रेनेसा का, वो प्रिंसिपल्स है यूनिवर्सल रिलीजन फॉर ऑल ह्यूमैनिटी। ही वॉज अपोज्ड टू जिहाद, ही वॉज अपोज्ड टू जिहाद, ठीक है। जो वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन टू इंडियन मुस्लिम्स हैं, उन्होंने इसको यहां पर दिया, ठीक है। ये चीज मसीहा मिर्जा गुलाम अहमद, ठीक है, जो जितने भी रिलीजियस वॉर्स हैं, ब्लड शेड्स हैं, उन सबको एंड करने के लिए आएंगे। पीस, मोरालिटी, जस्टिस, उसको स्टैब्लिश करेंगे। अलीगढ़ मूवमेंट, सर सैयद अहमद खान, ये सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। सर सैयद अहमद खान, ये भी एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है दोस्तों। क्या रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, ठीक है। तहजीब उल अखलक, ये सर सैयद अहमद खान MAO यानी कि मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे हम आज की तारीख में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, 1875 में स्टैब्लिश करते हैं। लेकिन ये सर सैयद अहमद खान जो है ये लॉयलिस्ट मेंबर थे, किसके? ब्रिटिशर्स के। जुडिशियल सर्विसेज ज्वाइन करते हैं 1878 में और इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर होते हैं। देखो कितने इंपॉर्टेंट पर्सन है। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी मेंबर हैं। नाइटहुड का अवार्ड भी मिलता है 1888 में, ठीक है। ये चीज, ये ब्रिटिशर्स को काफी यूजफुल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। इसी के कारण इनको काफी ज्यादा फेवर भी मिलते हैं और इसको वो बहुत फ्रूटफुली यूटिलाइज करते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, ठीक है। बट मुस्लिम जितने भी थे वो सब अपने आप को दूर रखते हैं इंग्लिश एजुकेशन से, वेस्टर्न कल्चर से, है ना। और इंग्लिश के और मुस्लिम्स के रिलेशन भी हारमोनियस नहीं है 57 के रिवोल्ट के बाद। क्यों? क्योंकि इंग्लिश पीपल ये समझते हैं कि जो रिवोल्ट हुआ दैट वाज डन बेसिकली बाय द मुस्लिम रूलर्स, क्योंकि बहादुर शाह जफर वही लीडर थे, वही एम्परर थे उस टाइम पर, तो ऐसा उनका मानना था। तो एक रिफ्ट आ जाता है, उस रिफ्ट को सर सैयद अहमद खान दूर करते हैं। सर सैयद अहमद खान दूर करते हैं। जो बिटरनेस है रिलेशन में, उसको वो दूर करते हैं, ठीक है। ये चीज वो बोलते हैं कि भाई जैसा डेवलपमेंट, जैसा एडवांसमेंट हिंदूज का हो रहा है वैसा होना चाहिए। उनका यह मानना था कि यही बिटरनेस है जो कि इंडियन मुस्लिम्स के बैकवर्डनेस का सबसे बड़ा कारण है, सबसे बड़ा कारण है, ठीक है। और उन्होंने ये एक आइडिया को प्रमोट किया कि भैया जो अगर हमको मुस्लिम्स का डेवलपमेंट करना है तो उन्हें मॉडर्न एजुकेशन मुस्लिम्स को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और यहां पर मुस्लिम्स को कन्विंस करने के लिए सैयद अहमद खान ने काफी अटेम्प्ट किए। उन्होंने ब्रिटिशर्स को कहा कि भाई जो ये इंडियन मुस्लिम्स हैं ये भी आपके लॉयल हैं, ये भी आपके लॉयल हैं, आप इनके लिए कुछ कीजिए तो सही, आप इनके लिए कुछ कीजिए तो सही, है ना। एक लिटिल फेवर आप इनके लिए कीजिए, ये परफेक्टली लॉयल आपके लिए बन सकते हैं, आप इनको भी मॉडर्नाइज कीजिए, है ना। ये चीज गॉट इट। और वो एफर्ट्स जो है फेवरेबल सर्कमस्टांसेस तक वो बनाते चले गए, ठीक है। ये चीज गॉट इट, ठीक है। धीरे धीरे इंग्लिश जो है बिकेम इंक्लाइन टू द फेवर ऑफ द मुस्लिम्स। लेकिन बॉस इंग्लिशमैन थे यार, वो कैसे भूल जाएंगे। तो यहां पर क्या हुआ, उन्होंने कम्युनल सेंटिमेंट्स को प्रमोट करना शुरू किया। कम्युनलिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट है, हालांकि वो इस रिफ्ट को दूर करना चाहते थे सैयद अहमद खान, लेकिन यार बॉस इंग्लिश जो ब्रिटिश पीपल थे उन्होंने कहा कि यार यहां पर ये कम्युनल सेंटिमेंट्स जो हैं
इनको यूज करना चाहिए। अगर आप अभी हम लोग पढ़ेंगे, अभी और थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे इसमें कि 1885 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश होती है और वो अपने डिमांड्स रिपीटेडली पुट अप करना शुरू करते हैं, उससे तंग आकर के फिर ये लोग क्या करते हैं कि अगेंस्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस मुस्लिम्स को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं, बूस्टअप करना शुरू करते हैं। डिवाइड एंड रूल का जो कॉन्सेप्ट है वो जन्म लेना शुरू कर देता है, वो जन्म लेना शुरू करता है। ठीक है, ये चीज गॉट इट, क्लियर है ना ये पार्ट। ठीक है, यहां पर सैयद अहमद खान एक गाजीपुर में स्कूल शुरू करते हैं 1864 में, एक साइंटिफिक सोसाइटी बनाते हैं, उर्दू लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज ट्रांसलेट करते हैं, फिर वो लंदन भी विजिट करते हैं, अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट करते हैं और नर्व सेंटर बनाते हैं अलीगढ़ को। ठीक है, ऑर्गेनाइज करते हैं मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस को, एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर मीटिंग एक एजुकेटेड मुस्लिम्स को लेकर के आते हैं, अलीगढ़ मूवमेंट शुरू करते हैं। ठीक है, ये चीज। और लेकिन वो इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द हिंदू से अलग रहते हैं, अलग दूर रहते हैं, दूर रहते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अलीगढ़ मूवमेंट वो उन्होंने स्टार्ट तो किया, किसके लिए किया? मुस्लिम्स की पोजीशन को एलिविएट करने के लिए किया। उनको फेवर चाहिए था इंग्लिश से। अगर वो कांग्रेस का सपोर्ट कर देते तो ये फेवर नहीं मिलता, वो फेवर नहीं मिलता। और इंग्लिश लोगों ने यहां पर एक अपॉर्चुनिटी देखी, डिवाइडिंग द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स। दो भाइयों के बीच में जो है डिवीजन लाने की उन्होंने पूरी की पूरी पॉलिसी बना ली थी उस चीज से। ठीक है, लेकिन भैया अब वो नहीं समझ पाते थे, नहीं समझ पा रहे थे, डीपली इंप्रेस थे कि भाई अगर हमको इंडियन मुस्लिम्स को भी एलिविएट करना है, उनकी पोजीशन को भी एलिविएट करना है, तो उनको भी हमको मॉडर्न एजुकेशन से एजुकेट करना पड़ेगा। जिस तरीके से हिंदू रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं वैसे ही हमको मुस्लिम्स को भी रिफॉर्म करना पड़ेगा, मुस्लिम सोसाइटी को भी रिफॉर्म करना पड़ेगा, ये चीज। ठीक है, और मुस्लिम्स माइनॉरिटी में भी हैं इंडिया में, ऐसा मतलब ऐसा था। और बोले इक्वल फिटिंग्स पर उनको लाना है हिंदूज के साथ, तो मुस्लिम्स को जो है लॉयल रहना पड़ेगा इंग्लिश के लिए। MAO मोहम्मदन ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ में ये एक सेंटर उन्होंने बनाया अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, ये चीज गॉट इट, ये पार्ट। ठीक है, 1893 में MAO फाइनल इंडिया में ये स्टैब्लिश कर दिया गया। लिबरल मॉडर्न ट्रेंड जो मुस्लिम इंटेलिजेंसिया थी, बाद में इससे बहुत सारे ग्रेट लीडर्स निकले इस MAU यूनिवर्सिटी से, लाइक मौलाना आज़ाद, मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, अली ब्रदर्स, ठीक है, हाकिम अजमल खान, MA अंसारी, ऐसे ढेर सारे और नेशनलिस्ट लीडर्स जो है वो आते हैं यहाँ से। फिर आता है देवबंद स्कूल, अगेन ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है ना। कासिम नानाटोवी, राशिद अहमद गंगोही, ये सहारनपुर में इसे स्टैब्लिश करते हैं, है ना। प्योर टीचिंग्स ऑफ कुरान को प्रमोट करना है, हदीस को प्रमोट करना है, जिहाद को प्रमोट करना है। पारसी रिफॉर्म मूवमेंट, पारसी रिफॉर्म मूवमेंट में रहनुमाई मजायदन सभा, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है। 1851 में एजुकेटेड पारसीस इसे जो है स्टैब्लिश करते हैं। नारोजी फरदोनजी, दादा भाई नारोजी, KR कामा, SS बंगाली जो है यहाँ पर ये करते हैं। इसका जो रिफॉर्म मूवमेंट है का जो मेन न्यूज़पेपर है दैट वाज राष्ट्र गोफ्तार, राष्ट्र गोफ्तार यानी कि ट्रुथ टेलर, राष्ट्र गोफ्तार यानी कि ट्रुथ टेलर, ये मूवमेंट शुरू होता है। ठीक है दोस्त, ये चीज तो ये है हमारे रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स कुछ। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये कल्चरल अवेकनिंग और सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, ट्राइबल रिवोल्ट्स, रेविलियंस, ये सब हमने कंप्लीट किए। और अब हम लोग हमारे कल के लेक्चर में पढ़ेंगे द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, अब यहां से हमारा मेन हिस्ट्री का पार्ट शुरू होगा। ये हमने फाउंडेशन, हमारा बेस तैयार कर लिया। ठीक है दोस्त, चलो फिर मिलते हैं कल की क्लास में। ओके दोस्त, चलो, थैंक यू वेरी मच।